सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया ने एक सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था जिसको हम कहते हैं रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। इसका साफ मतलब ये होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा एक स्ट्रांग नेशन हो तो आप अपने से वीकर नेशन के ऊपर डायरेक्ट इन्वेड या फिर उसको कैप्चर नहीं कर सकते। I find it quite refreshing that Trump has done away with the pretense of a rules-based international order. The rules-based international order, which has been in place since the end of World War II, is now more at risk than ever. We often advocate the promotion of a rules-based order. लेकिन जो आज के टाइम पे यूएस ने वेनेजुएला के साथ करा वो ये चीज साफ दिखाती है कि जितने सिस्टम बनाए गए हैं, जितने रूल्स बनाए गए हैं, ये सिर्फ स्मॉलर नेशन के लिए ही हैं। क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर नेशन है वो तो ये साफ मैसेज दे रहे हैं, अगर कोई भी रूल मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाएगा तो उस रूल को मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पास मिलिट्री पावर है या फिर इकोनॉमिक पावर है। ये तो वो साफ मैसेज दे रहे हैं। Tibet being part of China doesn't depend on whether you like it or not. It's a megatrend of our time. A megatrend? You sound like you're threatening the man. No, I'm not. आज के समय में पावर लॉ से बड़ी हो गई है। बेसिकली हम जब कहते थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर किसी इंसान के पास पावर है तो वो अपने से कम पावरफुल आदमी को हमेशा दबाएगा। तो अब यही वाला कंसेप्ट पूरी दुनिया में वापस आ चुका है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ही यही है कि पावर इंटरनेशनल लॉ से ज्यादा बड़ी हो गई है। अगर आपके पास मिलिट्री पावर स्ट्रांग है या फिर आप एक इकोनॉमिकली डोमिनेंट कंट्री हो या फिर आप ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करते हो, आपका ऑयल के ऊपर ज्यादा कंट्रोल है, तो आप दूसरों को दबा सकते हो, आप रूल्स को ब्रेक भी कर सकते हो और उसको अपने अकॉर्डिंग बेंड भी कर सकते हो। यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उठा लिया, कैप्चर कर लिया और उनको उठा के न्यूयॉर्क ले जाया गया, ये बोल के कि बेसिकली जो वहां की पूरी गवर्नमेंट थी वेनेजुएला की, वो नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थी, जिससे यूएस के सिटीजन्स पे इफेक्ट पड़ रहा था। अब ये कितना ज्यादा नार्को टेररिज्म के अगेंस्ट एक जंग है या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट एक जंग है, क्या सही में ऐसा कुछ है या फिर ये सिर्फ यूएस की दादागिरी है? और कैसे ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म देगा जैसे 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप कॉलोनाइजर्स किया करते थे। जो यूएस ने वेनेजुएला के साथ करा है, इसका लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा और कैसे वर्ल्ड के सुपर पावर्स अब छोटे नेशंस को नहीं छोड़ने वाले। आओ आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। U.S. forces captured Venezuelan leader Nicolas Maduro and his wife. Closer look at the scale of the destruction from the attack on Venezuela. तो दोस्तों, जनवरी 2026 में एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज हमारे सामने आई कि यूएस ने मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करा है वेनेजुएला के ऊपर और वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को वहां से कैप्चर करके न्यूयॉर्क बुलाया गया है और उनके ऊपर ये चार्जेस हैं कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में और नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व थे। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन चुका है जिसका इंपैक्ट पूरे लैटिन अमेरिका, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स और इंटरनेशनल लॉ पे पड़ेगा। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये जो वेनेजुएला का क्राइसिस आया है, ये कोई एक दिन में नहीं आया। यूएस और वेनेजुएला के रिलेशन पिछले 2 डेकेड से खराब है। मेजर क्लैशेस हुए ऑयल, पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी को लेके। 1999 में ह्यूगो चावेज पावर में आए और उन्होंने ओपनली यूएस इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट में बात करनी शुरू कर दी और उन्होंने अलायंसेस बनाए क्यूबा, ईरान और रशिया जैसे नेशन से, जो अगेन अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। With the United States because they have the power to refine your very specialist oil. Just now, today, I decide to stop selling oil to the US. इस एरा में वेनेजुएला ने अपने ऑयल्स एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करा, जो पहले अमेरिका को जाते थे, और वाशिंगटन का ट्रस्ट खत्म हो गया। मदुरो के टाइम में ये टेंशन्स और बढ़ने लगे। यूएस ने सैंक्शंस लगाए, डिप्लोमेटिक आइसोलेशंस की और वेनेजुएला में ऑपोजिशन को सपोर्ट किया। अब सिंपल वर्ड्स में समझता है कि भाई यूएस ने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया कि सीधा ही मिलिट्री ले जाके उनके प्रेसिडेंट को ही उठा लिया। यूएस के ऑफिशियल्स बोलते हैं कि वेनेजुएलन गवर्नमेंट नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग में डीपली इन्वॉल्व थी और वो अपने सिटीजन्स और ग्लोबल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मदुरो और ऑफिशियल्स की ड्रग कॉन्स्पिरेसी पर इंडिक्टमेंट्स फाइल करे। इस नैरेटिव के बेसिस पर मिलिट्री प्रेशर क्रिएट किया गया, ब्लॉकेड्स हुए और रेड स्टार्ट हुए। पर क्रिटिक्स इसका बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। क्रिटिक्स ये बताते हैं कि कैसे ये सारा खेल ऑयल का है। वेनेजुएला के पास पूरी दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, सऊदी अरेबिया से भी बड़े, और यूएसए कैसे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में डोमिनेट करना चाहता है। जब भी ऑयल की प्रोडक्शन या फिर उसकी सप्लाई में कुछ यहाँ पे डिसफंक्शन होता है तो वो यूएस की इकोनॉमी और उसके अलायंसेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और वो इफेक्ट करती है यूएसए को बहुत अलग अलग तरीके से। तो इसीलिए एनर्जी को कंट्रोल करना ही यूएस की प्रॉपर एक नई स्ट्रेटेजी है। अब 2025 में ये जो सारी भसड़ चल
चल रही थी, इसने एक सीरियस आर्म्ड कन्फ्रंटेशन का रूप ले लिया जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओपनली पेंटागन को यह अथॉरिटी दे दी कि भैया आप अपनी मिलिट्री ले जा सकते हो और वहां पे जाके लैटिन अमेरिका में ड्रग कार्टल्स के अगेंस्ट फाइट कर सकते हो, स्पेशली वो ड्रग कार्टल्स जो वेनेजुएला में है। अगस्त 2025 में यूएस वॉरशिप और 1000 ऑफ सोल्जर्स को कैरेबियन में डिप्लॉय कर दिया गया। बाय द वे सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट था क्यूबल मिसाइल क्राइसिस के बाद का। यूएस ने कार्टेल डे लॉस सोलिस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जो कि एलिजेंटली गवर्नमेंट ऑफिशियल से लिंक्ड थी। फिर नेवल ब्लॉकेट करे गए, ऑयल टैंकर्स को सीज किया गया और मैरीटाइम स्ट्राइक्स हुए और दिसंबर 2025 तक फुली एक्सपेंडेड यूएस फोर्सेस कैरेबियन में थे। यूएस ने टोटल ब्लॉकेट लगाया सैंक्शन्ड ऑयल टैंकर्स पर और ऑफिशियली रिजीम को नार्को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया। जनवरी 3, 2026 का दिन एक बहुत बड़ा ब्रेक था। यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को लॉन्च करा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर करना। स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने कैरेकस में टारगेटेड स्ट्राइक्स किए और मदुरो को मीरा फ्लोरेस पैलेस से एक्सट्रैक्ट करके न्यूयॉर्क ले जाया गया। ऑपरेशन में कई सारी कैजुअलिटीज भी आई जहां पे वेनेजुएला और क्यूबन फोर्सेस दोनों मारे गए। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, लेकिन कुछ सोर्सेज बताते हैं कम से कम 75 के आसपास कैजुअलिटीज आए हैं, जिसमें वेनेजुएला के फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं और क्यूबा के भी। अभी इस टाइम पे मदुरो का है, मदुरो है बेसिकली यूएस के कोर्ट में और वो अपने चार्जेस को फेस कर रहे हैं। वो आर्ग्यूमेंट्स रेज कर रहे हैं अपनी सॉवरेनिटी का, लेजिटिमेसी का और कैसे उनको मतलब के बिना किसी प्रूफ के वहां से उठा के लेके आया गया है। वर्ल्ड का रिएक्शन मिक्स्ड और इंटेंस रहा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में काफी कंट्रीज जैसे कि ब्राजील, चाइना, रशिया, क्यूबा ने यूएस एक्शन को क्राइम ऑफ एग्रेशन और सॉवरेनिटी का वायलेशन बताया। यूएस ने इसे लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन बोला, पर यूएन सेक्रेटरी जनरल ने लीगल कंसर्न्स हाईलाइट किए। चाइना ने ओपनली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज करा और साफ बोला कि भाई जो यूएस ने वेनेजुएला के साथ करा है वो बिल्कुल गलत है। अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि जो यूएस ने करा वो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है या फिर फेवर में है। इंटरनेशनल लॉ साफ ये बोलता है कि भैया तुम किसी भी कंट्री के ऊपर जाके इन्वेड नहीं कर सकते बिना यूएन के परमिशन के। अब इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर चलो मान लिया कि जो स्ट्रॉन्ग नेशन है, जो डोमिनेंट नेशन है, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, उनके पास इकोनॉमिक पावर है, वो ऑयल्स को कंट्रोल करते हैं, वो डॉलर को कंट्रोल करते हैं, ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसी सिचुएशन में जो स्मॉलर नेशन है उनके पास क्या है? उनके पास सिर्फ यूएन की स्पीचेस हैं, उनके आर्ग्यूमेंट सिर्फ यूएन में रेज होता है, उसके बाद भी उन आर्ग्यूमेंट्स का कुछ नहीं होता। वो सिर्फ बातें बन के रह जाती हैं, मीटिंग्स होती हैं और उनके इश्यूज को ग्लोबल लेवल पे कभी भी रिजॉल्व नहीं किया जाता। उनके पास सिर्फ मॉरल आर्ग्यूमेंट्स रह जाते हैं कि देखो मैं कमजोर था और उस ताकतवर नेशन ने आके हमारे ऊपर कंट्रोल कर दिया, हमें कैप्चर कर लिया या हमारे देश को खराब कर दिया। मॉरल आर्ग्यूमेंट्स के अलावा स्मॉलर नेशंस पे इस टाइम पे कोई भी पावर नहीं है। Rights abuses, killings, torture, disappearances, even a chemical weapons attack that killed thousands. क्योंकि ऑफ कोर्स जो वीकर नेशन होगा उसके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होगा, उसके पास टैंक्स नहीं होंगे, मिसाइल्स नहीं होंगे, न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे, उनके ऊपर कई तरीके के सैंक्शंस लगाए जाएंगे, तो ऑफ कोर्स वो एक वीक नेशन का वीक नेशन ही रह जाएगा, वो कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। अच्छा, यूएसए ने एक नया ही एग्जांपल सेट कर दिया कि भैया तुम जाके डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो किसी कंट्री को, वरना पहले क्या होता था, थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड हुआ करता था, जैसे यूरोपियन कॉलोनाइजर्स किया करते थे, या फिर जो उससे पहले भी होता था वो मोनार्की का समय होता था, जब एक राजा अपनी पूरी आर्मी ले जाके दूसरे देश पे चढ़ाई कर देता था। तो उनको पता होता था कि दूसरे एम्पायर ने रेड कर दी है, तो भैया अब हम सब लोग मरने वाले, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। उनके पास पावर नहीं रहती थी, और जैसे ही यूरोपियंस आए उन्होंने इस पूरे तरीके को थोड़ा सा लीगलाइज कर दिया कि भाई ज्यादा लोग विद्रोह ना करें। उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि भैया हम आपके देश में आएंगे, हम आपके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, आप ही को हमारा नौकर बना लेंगे और आपको यूज किया जाएगा। उन्होंने बोला हम आपके नेशन में आ रहे हैं आपको थोड़ा सा सिविलाइज करने के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हुए लोग हो, तो हम आके आपको सिविलाइज करेंगे और हम आपको रहने का तरीका बताएंगे। लेकिन जब लोगों को उसमें भी अवेयरनेस आने लगी कि ये लोग क्या करने लग रहे हैं, ये अंग्रेज लोग हमारे ऊपर आके हमें ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो अगेन यूरोपियन कॉलोनाइजर्स भी वहां पे कोलैप्स कर गए। और ये वाला तरीका भी किसी नेशन को कंट्रोल करने का 20th सेंचुरी के मिड तक खत्म हो गया। उसके बाद एरा आया कोल्ड वॉर का, और वहां पे नए तरीके इजाद किए गए कि भैया किसी कंट्री के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए जिससे उनको पता भी ना चले कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है और उनके सारे रिसोर्सेज को यूज किया जा सके। पहला तरीका वहां पे आता है कू करा दो या विद्रोह करा दो। बेसिकली कोई स्मॉलर नेशन है, वहां पे एक रूलिंग पार्टी है और वो
एक पावरफुल कंट्री के फेवर में, यानी कि एक जो पावरफुल नेशन है वो उस कंट्री के रिसोर्सेज का यूज कर पा रहा है जब तक वो पार्टी रूलिंग में है। अब वहां के लोग अगर किसी रीजन की वजह से उस पार्टी को हटा देते हैं, दूसरी पार्टी को ले आते हैं पावर में, और अब वो वाली पार्टी ईमानदार है और वो पावरफुल नेशन को उतना ज्यादा फायदा नहीं दे रही है, तो अब वो क्योंकि पावरफुल नेशन है तो उसके पास इतना ज्यादा राइट है, उतना ज्यादा पावर है कि वो वहां पे एक विद्रोह करा देगा। लोगों को भड़काया जाएगा कि आपकी जो रूलिंग पार्टी है वो आपका ही नुकसान करवा रही है, और इससे आपकी कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है या जो फ्रीडम है उसको खत्म किया जा सकता है। तो आप अपनी पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर दो। अब लोग हो जाएंगे बावले, ब्रेन वॉश हो जाएंगे, और उस टाइम पे जो उनकी रूलिंग पार्टी होगी वो उसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। जैसे ही रूलिंग पार्टी हटेगी और दूसरी पार्टी पावर में आएगी तो वो अगेन सुपर पावर जो नेशन है उसके अलायंस में रहेगी और वो दोबारा से उस देश को कंट्रोल कर पाएगा। दूसरा तरीका होता है प्रॉक्सी वॉर्स का। अब देखो, यूएसए समझ चुका था कि वो पूरी दुनिया में जाके ग्राउंड लेवल पे अपने सोल्जर्स उतार के हर जगह लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस तो फैलाना है। तो फिर क्या किया जाए? एक काम करते हैं, दो नेशंस है जो दो में से एक सुपर पावर बन सकता है, एक काम करो इन दोनों को आपस में लड़वा दो, जैसा अंग्रेज कुछ साल पहले किया करते थे। डिवाइड एंड रूल, इनको डिवाइड करो, इनकी आपस में लड़ाई होगी और हम इन दोनों पे जाके राज कर लेंगे। ये जो मैंने आपको तरीके बताए ये कोल्ड वॉर के एरा से 2000 तक चले थे, पर अब ये जो नया मॉडल निकल गया कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट है भाई, कि तुम किसी देश के अंदर घुसो, वहां के प्रेसिडेंट को उठाओ, अपने देश के अंदर लाओ और उसके साथ तुम क्या कर रहे हो हमें कुछ भी नहीं पता है। किसी भी इकोनॉमी को जाके सीज कर दो या फिर बेसिकली तुम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करो। ये वही तरीका लग रहा है जैसे पहले कॉलोनाइजर्स किया करते थे कि भैया किसी देश पे जाओ और सीधा जाके उन पे झपट्टा मार दो, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो विद्रोह करें या क्या करें, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, तो हम डायरेक्ट जाके उन पे इन्वेड ही कर देंगे। ये तो मतलब कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट हो गया है। प्लस ये चीज मेरे ख्याल से हमें ये भी बताती है कि अब जो नई बैटल फील्ड्स है वो एक्चुअल में ग्राउंड पे नहीं होगी, वो रिसोर्सेज में होगी, चाहे ऑयल हो, गैस हो, रेयर अर्थ मटेरियल्स हो या लिथियम हो, स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी हो। अब ये सारे जितने नए रिसोर्सेज हैं इनके लिए लोग आपस में लड़ेंगे, इन्हीं चीजों के लिए पूरे सुपर पावर्स आपस में क्लैश होंगे और एक स्ट्रॉन्गर नेशन वीकर नेशन को दबा देगा। यूएसए ने एक इतना बड़ा एग्जांपल सेट कर दिया कि अब जो चाइना है वो भी ताइवान को नहीं छोड़ने वाला। और आपको पता है जो चाइना अपने आप में एक टेक्निकल हब है और ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है। अगर चाइना ने जाके ताइवान के ऊपर हमला कर दिया तो ताइवान को कौन बचाएगा? यूएसए चाहे जितना मर्जी बोल दे कि हम ताइवान को बचा के रखेंगे, लेकिन वो क्या कर लेगा भाई? तुम चाइना से जाकर डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हो। प्लस तुम्हारे अलायंसेस कौन है? जापान या मेरे ख्याल से साउथ कोरिया। वो क्या कर लेंगे जब उनके अगेंस्ट में नॉर्थ कोरिया चाइना ने पहले ही खड़ा किया हुआ है? नॉर्थ कोरिया समय नहीं लगाएगा जापान या फिर साउथ कोरिया के ऊपर अटैक करने में। स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक और बहुत तगड़ा रिसोर्स है जिसको यूएसए ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया। वेनेजुएला का रीजन इतना अपने आप में स्ट्रॉन्ग रीजन था कि वहां पे ऑयल भी भरपूर है और वो यूएसए के बहुत ज्यादा करीब है, वो लैटिन अमेरिका के ऑलमोस्ट टॉप पे है। तो कई बार चाइना ने ऐसा कोशिश करी, रशिया ने कोशिश करी कि हम वेनेजुएला में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा ले। उससे क्या होगा कि हम यूएसए के बहुत ज्यादा करीब चले जाएंगे, उस यूएसए के जो अपनी पूरी दुनिया में मिलिट्री बेसिस बनाता हुआ फिरता है। तो क्यों ना हम यूएसए के करीब चले जाए, तो उससे यूएस पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा। तो वेनेजुएला के ऊपर चाइना की बहुत टाइम से नजर थी। यहां पे मैं कुछ बातें और करना चाहूंगा। जिन पावर स्फीयर्स की हम बात कर रहे थे जो पहले वर्ल्ड वॉर 2 के एरा में क्रिएट हो रहे थे, अभी भी वही हो रहा है। जो पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, चाहे वो सर्दर्न अमेरिका हो या नॉर्दर्न अमेरिका हो, यानी कि नीचे अर्जेंटीना, चिले, यानी कि पूरे लैटिन अमेरिका से लेके ऊपर कनाडा तक सिर्फ पूरे हेमिस्फीयर में यूएसए का कंट्रोल होगा। चाइना कहता है उसको अपना पूरा कंट्रोल एशिया और इंडो पैसिफिक में चाहिए। रशिया कई बार ये बात कर चुका है कि ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा और सेंट्रल एशिया का हिस्सा उसके कंट्रोल में आना चाहिए, जो कि एक जमाने में यूएसएसआर के कंट्रोल में था। इन सब में स्मॉलर नेशन का क्या होगा आप सोच के देखो, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जिनके पास उतनी मिसाइल्स नहीं है, उतने वेपन्स नहीं है, इकोनॉमिक पावर नहीं है, ट्रेड रूट्स नहीं है, वो क्या करेंगे? वो इस सिचुएशन पे कुछ भी नहीं कर सकते। वो या तो अलायंसेस बनाने के चक्कर में किसी गलत साइड की तरफ चले जाएंगे और उससे उनका देश खराब हो जाएगा, या तो वो सही साइड की तरफ रह के बस न्यूट्रलिटी में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे। वेनेजुएला के क्राइसिस को देख के हमें सच में मन करता है कि हम 3 लोगों को धन्यवाद कर दें। एक इंदिरा गांधी, दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी और तीसरे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हमारे भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है। और जो कंडीशन इराक के साथ हुई या फिर सीरिया के साथ हुई या रिसेंटली वेनेजुएला के साथ हुई, वो इंडिया के साथ नहीं हो सकती है। हमारी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हम पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है और हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हमें अभी और भी बहुत ज्यादा ग्रोथ करने की जरूरत है। जैसे ये 3 सुपर पावर अभी फाइट कर रहे हैं आपस में कि ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होगा, वैसे ही इंडिया का भी नाम आना चाहिए। मैं कई बार ये
चीज बोलता हूं और आज मैं दोबारा बोलूंगा कि ऊपर लेवल पे क्या चीजें सेटल होती है हम जैसे सिविलियंस को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, लेकिन स्टिल हमें अपने लेवल पे काम करना होगा। हमें भी एक ग्रोथ माइंडसेट को साथ में लेके चलना होगा, जिससे हम कुछ नई चीज क्रिएट करें, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े और अल्टीमेटली हमारा देश आगे बढ़े। अगर हम अपना ही ग्रोथ माइंडसेट नहीं लेके चलेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें मैं बेसिकली मोनरो डॉक्ट्रिन के ऊपर बात करूंगा, यूएसए के ऊपर बात करूंगा और थोड़ा सा और बात करेंगे इस बारे में। मिलेंगे उस वाली वीडियो में। आपका इस पूरे वेनेजुएला क्राइसिस के बारे में क्या ओपिनियन रहेगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।